एवरीवन, मेरा नाम है अर्शद। मैं आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, ये होने वाला लेक्चर नंबर 5 जे एडवांस का जो सीरीज चल रही थी बेसिक्स लेके एडवांस तक रेडॉक्स रिएक्शन का हमने कंटिन्यू किया था और लेक्चर नंबर 5 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो हाँ भैया, तो इस लेक्चर में क्या कंटिन्यू कर, मैंने कहा इससे पहले लेक्चर में 4 लेक्चर में हमने बहुत कुछ बेसिक्स लेके एडवांस तक क्लियर किया। एन फैक्टर्स क्या होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या, जे में जे एडवांस में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इनका वेटेज है, उसके साथ साथ एन फैक्टर, ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन, और उसके बाद अच्छे अच्छे जी एडवांस के क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जे में पीवाईक्यू और जे एडवांस के अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशंस जो कि आ सकते हैं फ्यूचर के पेपर में, हम वो सब क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ मैंने एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट को कई कैटेगरी में बांटा था और हाँ, वो पिछले लेक्चर में वही पढ़ा गया। मैंने सिर्फ एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट को ही अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था, उनके कैसे कैसे एडवांस के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब भी कराया था। हाँ भैया, तो भैया तो इस लेक्चर में क्या मैंने कहा, अच्छा कभी तुमने सुना है कि रिडॉक्स रिएक्शन को कहते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट? मतलब मैंने कहा मतलब कभी कभी तुमने सुना ही होगा कहीं ना कहीं कि रेडॉक्स रिएक्शन को ही कहते हैं इसके दूसरे नाम से इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं? ये पूरा चैप्टर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के पीछे पीछे आगे पीछे घूमता रहता है, समझा नहीं? मैंने कहा मोल कॉन्सेप्ट से कई सारे क्वेश्चन तो बनते हैं, पर थोड़े से ना अगर रिएक्शन ना मालूम हो ना तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें दिक्कत होने लगती है। हाँ भी, ये तो बात सही है, सच है। मैंने कहा वो जो अगर रिएक्शन ना मालूम हो तो हम कई सारे क्वेश्चन में, जे मेंस के अपर लेवल क्वेश्चन में, जे एडवांस के क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं। बैलेंसिंग करने में रिएक्शन ना मालूम हो हम फंस जाते हैं। तो उसके लिए एक चैप्टर बना रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट होता है, सबसे मेन कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे टफेस्ट टॉपिक इस चैप्टर का इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। उसको यूज करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आज मैं उन्हीं को पढ़ाने वाला हूँ। और हाँ, बेसिक्स लेके एडवांस तक जाऊँगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें क्या आता है क्या नहीं, बिलीव मी, मुझे ये सिर्फ फर्क पड़ता है मैं जो आज समझाऊंगा तुमने कितना समझा। बिलीव मी, सिर्फ नोट्स तुम्हारा हाथ में रहना चाहिए कि नोट्स तुम बना लोगे, कंटेंट मुझ पर छोड़ दो। बेसिक्स लेके एडवांस तक जाने वाला क्या आता है क्या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। हाँ, तो पिछले लेक्चर में मैंने जो जो पढ़ाया था उनको एक जेएमएस के अच्छे लेवल के क्वेश्चन के साथ मैं रिकैप करा दूँ। हाँ भी, करा दो। अगर मैंने कहा एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है, एक क्वेश्चन लूँ, I2 जो है वो रिएक्ट करता है हाइपो सोल्यूशन से। हाइपो सोल्यूशन क्या होता है? मैंने कहा Na2H2O3, Na2SO3 को कहते हैं हाइपो सोल्यूशन। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करता है कि आयोडीन कितना प्योर, कितना बना है कितना नहीं। ठीक है, अब ये सब छोड़ो। मैंने कहा आयोडीन Na2H2O3 से रिएक्ट करता है, बनाता क्या है? Na प्लस प्लस बनाता है Na2S4O6 बनाता है। हाँ भैया, ठीक है। अब मान लो ये हमें रिएक्शन ना मालूम हो, मैंने कहा ये भी बात छोड़ो, तो मुझे ये बता सकते हो कि इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट क्या होगा भैया? इक्विवेलेंट वेट बताने के लिए आप पहले एन फैक्टर फाइंड करते थे। मॉलिक्यूलर वेट, इनके मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दोगे एन फैक्टर से, भैया इक्विवेलेंट तो वेट तो पता चल जाएगा। ये सब लेक्चर नंबर 4 या 3 में बता चुके थे आप, अच्छे से बताए। मैंने कहा हाँ यार, ये सब अच्छे से बता चुका हूँ। अब मैं डायरेक्ट चलता हूँ फाइंड करने। ठीक है भैया, आप पूछ रहे हो ना इसका इक्विवेलेंट वेट? मैंने कहा हाँ, इसका इक्विवेलेंट वेट, हाँ मोलर वेट बता दो, मॉलिक्यूलर वेट बता दो। मैंने कहा इसका मॉलिक्यूलर वेट लेट अज्यूम M मान लो, इसका M2 मान लो, M1 M2। ठीक है भैया, सबसे पहले एन फैक्टर फाइंड करते हैं कि इसका एन फैक्टर क्या होगा, इसका एन फैक्टर क्या होगा। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि सब में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है भैया, यहाँ पे I2 जो है फ्री स्टेट में है तो इसका 0 होगा। ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, कैसे फाइंड करते हैं, क्यों फाइंड करते हैं, क्यों आता है 0, सब बता चुका हूँ। 0 होता है हाँ, Na में भैया -1 होगा। अब क्यों आएगा? सोडियम का 1 होता है, उधर जाएगा -1। ठीक है भैया, Na2H2O3 में इसका जब फाइंड करोगे तो आएगा कितना? भैया फाइंड कर लेते हैं ना, इसको x मानते हैं, 2x प्लस सोडियम का 2 हो गया, ये सोडियम का 1 होता है, 2 का 2 हो गया। ठीक है भैया, -6 हो गया क्योंकि 1 का -2 होता है, इंटू 3 कर देंगे, -6 = 0 करेंगे भैया। आ गया भैया x = उधर जाएगा 2 आ जाएगा भैया, +2। भैया x = +2 आ गया, मतलब कि सल्फर का +2 है भैया। मैंने कहा यहाँ सल्फर का बता सकते हो। अब देखो, मैंने इससे लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया था S4O6 2- का, मैंने स्ट्रक्चर बना के बताया था कि इसका वो क्या बताओ, क्या कहते हैं इसका, इसमें सल्फर एटम का वो बताओ क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। और ये मैंने फाइंड करना बता दिया, तब भी आप यहाँ फाइंड कर सकते हो। कैसे? आप N2 भी ले सकते हो। ये पूरा इसका पूरा का फाइंड कर, मैं ऐसे अगर इसको मैं कटायन बनाऊंगा, ठीक है, इसको मैं एनायन बनाऊंगा, इसमें 2 चार्ज आ जाता है। हाँ भैया, 2 चार्ज आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे ही 4x ले लूँ, इसे 2 ले लूँ, प्लस इसे 12 ले लूँ, -12 ले लूँ, = 0 करके निकालूँ तो तब भी आ जाएगा। और यहाँ से भी करोगे तब भी आ जाएगा। हाँ, जो आता है ये मैं करा चुका हूँ, ये आप अभी कर लेना, x मान के कर लेना। अब मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सल्फर का होता है 2.5, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आता है भैया। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आपने बताया था कि ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बताता है, क्या? एक्स वाला मेथड। और हमें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का यूज भी है। मैंने कहा ठीक है यार, आई थिंक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से। मैंने कहा हाँ भैया, आई थिंक इतना समझ में आया। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया। हाँ,
बात अब मुझे बताओ एन फैक्टर्स क्या होगा भैया। इसका यहाँ पे 0 था आयोडीन, यहाँ पे -1 आ गया भैया। एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, एक इलेक्ट्रॉन आयोडीन ने ले लिया, मतलब कि एक लिया, डिफरेंस आया एक का। हाँ ठीक है, ये रिडक्शन हुआ भैया, ठीक है। 0 आया भैया, मतलब सॉरी 0 से -1 गया, एक का चेंज आया, ठीक। कितने आयोडीन है? 2 हैं भैया, भैया 2 आ गया। इसका एन फैक्टर N1 मान लो 2 आ गया आयोडीन का। मैंने कहा ठीक है, रिडक्शन हुआ, ठीक है। मैंने कहा लाडले तुम यहाँ सल्फर का बता सकते हो भैया? सल्फर यहाँ पे +2 था, यहाँ पे 2.5 गया, +2.5 गया। मैंने कहा हाँ यार। मुझे यहाँ डिफरेंस बता सकते हो भैया? 2 से 2.5 गया तो हाफ का चेंज हुआ। मैंने कहा हाँ यार, हाफ का चेंज हुआ। इनटू भैया कितने सल्फर है? 2 हैं भैया, भैया 1 आ गया भैया, N2 1 आ गया भैया। इसका आ गया एन फैक्टर 2, इसका एन फैक्टर 1 आ गया, और इसका एन फैक्टर भैया 2 आ गया भैया। मैंने कहा हाँ तब भैया आप पूछे क्या हो? इक्विवेलेंट वेट ना। हाँ तो इजी तो हो गया। मान लो इसका इक्विवेलेंट वेट भाई पता करना है, इक्विवेलेंट मान लेते हैं E1 है, हमें पता करना है इसका मॉलिक्यूलर वेट। M1 मान लेते हैं, अपॉन कितना एन फैक्टर कितना है इसका? 2 है भैया, डिवाइड कर देंगे। E2 मान लेते हैं भैया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इसका भैया M2 मान लेते हैं, अपॉन डिवाइड कर देंगे भैया 1 से, आ जाएगा भैया। मैंने कहा वाह यार, रिवाइज आई थिंक रिवाइज हो गया आपका कि कैसे सॉल्व करते कैसे ये। और हाँ ये जेईई मेंस का अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब मैं भैया इस लेक्चर में क्या कर, मैंने कहा इस लेक्चर में इसके आगे प्रोसीड करूंगा कि इस क्वेश्चन के, इतने क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछा, इसके आगे कैसे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाने के बाद कैसे मोल्स फाइंड करेंगे, कितने मोल्स ये यूज होगा, कितने मोल ये यूज होगा, वो सब कैसे फाइंड करेंगे वो आज मैं बताऊंगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जी एडवांस में आते हैं, ठीक है ना। आई थिंक अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है, ओके यार रिकॉर्ड हो रहा है। मैं बार बार क्यों चेक करता हूँ पता है? इससे पहले मैं रिकॉर्ड किया, खत्म हो गया मैंने आधे घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया, फिर देख रहा हूँ, और आधे घंटे के बाद मैं बोलता चला जा रहा हूँ, कट हो गया। फिर वो वीडियो में देखा थोड़ा सा माइक भी खराब था, इशू था माइक का। चलो कोई ना, ठीक है भैया, हमें पता चल गया, ठीक है भैया। मैंने कहा अगर इतना तुम्हें पता चल गया, मैंने एक रिएक्शन पढ़ाया था आपको, क्या भैया? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हाँ भैया आपने पढ़ाया था भैया। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में आपने कहा था कि एक ही एटम, एक कंपाउंड का, मतलब एक कंपाउंड का एक ही एटम रिडक्शन भी करेगा, ऑक्सीडेशन भी करेगा। मैंने कहा हाँ यार तुमने तो सही कह रहे हो। मान लो ये Cl2 है, ये चेंज हुआ Cl माइनस में प्लस ClO3 माइनस में, ठीक है भैया। यहाँ पे भैया देखोगे क्लोरीन यहाँ पे 0 है, क्लोरीन यहाँ पे -1 है, क्लोरीन यहाँ पे +5 है, ठीक है भैया। +5 पे निकाल लोगे आप, ठीक है ना। आई थिंक मैं समझा दिया था ना भैया। 0 से -1 गया भैया, 0 से -1 का एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया, तभी तो हमारे चार्ज बढ़ा भैया, रिडक्शन हुआ भैया। मैंने कहा कितना हुआ, इसका एन फैक्टर बता सकते हो? हाँ भैया रिडक्शन का एन फैक्टर बता सकता हूँ। -1 0 0 से -1 1 का चेंज आया भैया। कितनी क्लोरीन है भैया? 2 क्लोरीन है भैया, इक्वल टू 2 आ गया भैया। इसका एन फैक्टर N1 इक्वल टू 2 आ गया। मैंने कहा वाह यार भैया, क्लोरीन से देखो यहाँ पे क्लोरीन +5 गया भैया, 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए भैया। इस क्लोरीन ने 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। डिफरेंस कितने का है भैया? +5 और 0 में कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस आया भैया। ये सब आप भैया अच्छे से बता चुके हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है भैया। हाँ भैया 5 का डिफरेंस आया भैया। कितने क्लोरीन? 2 क्लोरीन भैया, 10 आ गया भैया। N2 इक्वल टू 10 आ गया भैया। मैंने कहा वाह यार तुम इतना समझ गए हो तो काफ़ी कुछ समझ गए हो। अब मुझे मज़ा आ रहा है यार, तुम और बताओ भैया। एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा वही आइटम रिडक्शन हो रहा है। ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन था। अब इसका एन फैक्टर आपने बताया था भैया, एन नेट कैसे फाइंड करेंगे? N1 आ गया, N2 आ गया, एन नेट भैया 1/N1 प्लस 1/N2 भैया। हाँ भैया 1/N1 क्या है? 1/2 भैया प्लस 1/10। हाँ भैया ये आ जाएगा समथिंग 3/5 आ जाएगा भैया। मैंने कहा वाह यार 3/5 आ जाएगा। मैंने कहा नेट करेगा तो भैया नेट करेगा तो इसको नेट हमें फाइंड करना है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, नेट आ जाएगा भैया 5/3 आ जाएगा। मैंने कहा वाह यार तो मैं 5/3 आ गया। अब भैया कुछ आपने और भी लेवल अप किया था। मैंने कहा कैसे लेवल अप किया था भैया? आपने बोला था कि अगर मैं पूछूं क्लोरीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट, भैया मेरा आंसर ये होगा कि क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी करा, रिडक्शन भी करा। भैया क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है। मैंने कहा ठीक है भाई। मेरा दूसरा क्वेश्चन, क्या तुम मुझे बता सकते हो क्लोरीन एटम का यहाँ पे रिडक्शन में क्या एन फैक्टर है? हाँ भैया बता सकता हूँ। क्लोरीन का रिडक्शन करते वक्त रिडक्शन रिएक्शन में उसका एन फैक्टर भैया 2 होगा। मैंने फाइंड किया रिडक्शन में 2 होगा। मैंने कहा ठीक है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्लोरीन जब ऑक्सीडेशन करेगा उसका एन फैक्टर क्या होगा? हाँ भैया बता सकते हो, उसका एन फैक्टर 10 होगा। हाँ भैया ठीक है। क्या तुम मुझे बता सकते हो रिडक्शन करते वक्त इक्विवेलेंट वेट क्या होगा क्लोरीन का? हाँ भैया रिडक्शन करते वक्त इक्विवेलेंट वेट बता सकता हूँ। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई रिडक्शन करते वक्त एन फैक्टर। मैंने कहा उसी तरह ऑक्सीडेशन बता सकते? हाँ भैया ऑक्सीडेशन बता सकते। मैंने कहा नेट एन फैक्टर बता सकते हो? भैया नेट एन फैक्टर भैया निकालना हमें पता है भैया, 5/3 आ गया। मैंने कहा नेट इक्विवेलेंट वेट बता सकते हो? नेट इक्विवेलेंट वेट भैया टोटल वेट मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 35.5 होता है। एक क्लोरीन का 2 क्लोरीन है 71 हुआ। 71 डिवाइड बाई ये कर देंगे भैया नेट इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा।
मैंने कहा यार आई थिंक रिवाइज हो गया सब कुछ तुम्हारा। हाँ भैया रिवाइज तो हो गया, आई थिंक तुम्हें सब कुछ आने लगा। हाँ तो भैया आज इस लेक्चर में आगे चलोगे, मुझे पता है भैया आप यही बोलने वाले हो ना, इस लेक्चर में आगे आगे इसके आगे क्वेश्चन कैसे प्रोसीड होगा, ये एडवांस लेवल के कैसे क्वेश्चन बनेंगे और टफ लेवल के क्वेश्चन कैसे बनेंगे और बच्चों का रैंक और सिलेक्शन बच्चों में डिफरेंस क्या होता है, यही सब क्वेश्चन करेंगे ना। मैंने कहा हाँ यार तुम तो काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए, तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करता हूँ, ठीक है ना। ओके पर मैं एक चीज़ और लेता हूँ ना, ठीक है, एक आपका डाउट और क्लियर कर देता हूँ। ओके क्या भैया, मैंने कहा कल मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन कराया था। हाँ हाँ भैया आपने कराया था लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में एक क्वेश्चन कराया था 2mn+7 बना mn+4 + mn+2 में, ठीक है आपने क्वेश्चन कराया था भैया। हाँ आपने, मैंने पूछा था यहाँ पे एन फैक्टर बताओ भैया, आपने पिछले लेक्चर में यही तो बताया था कि एक mn यहाँ पे +4 में गया, +7 से +4 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, कितने mn है, एक भैया 3 आ गया भैया। मैंने कहा चलो ठीक है 3 आ गया भैया, यही mn यहाँ इसमें जा रहा है, इसमें भी रिडक्शन कर रहा है भैया। हाँ यहाँ भी रिडक्शन, यहाँ भी रिडक्शन। हाँ मैंने कहा कितना +2 में जा रहा है भाई, 5 का डिफरेंस आ गया और एक है तभी 5 आ गया। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा नेट एन फैक्टर बता सकते हो, नेट एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर बता सकते हो। हाँ भैया रिडक्शन कर रहे हैं, दोनों रिडक्शन कर रहे हैं, 3 + 5। मैंने कहा 3 + 5 भैया 8। मैंने कहा गलत है, मैंने लास्ट में यहीं तक क्वेश्चन खत्म कर दिया था ना, 8 मैंने बोला था 8 है, सॉरी मुझसे गलती हो गई थी। मैं जानबूझ के वो सब बोला था क्योंकि आप आई थिंक मैंने सोचा कमेंट में आप करोगे क्वेश्चन को, आप बताओगे कि भैया आपने यहाँ गलती कर दी, पर किसी ने बताया ही नहीं। अब जो भी आप कह लो आपने बताया नहीं या ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 8 नहीं है तो भैया क्यों। मैंने कहा क्या होता था इनफैक्ट, थोड़ा ध्यान रखो। मैंने एक कैटेगरी बताई थी कि जिसमें 2 एटम अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेंगे। हाँ उसमें भी एक सब कैटेगरी थी दोनों अगर ऑक्सीडेशन कर रहे हो, हाँ, और दूसरी कैटेगरी सब कैटेगरी थी दोनों रिडक्शन कर रहे हो, ठीक है, दोनों रिडक्शन करेंगे, जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे बाय पर मोल ऑफ सॉल्ट, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल ऑफ सॉल्ट, यही हमारा फैक्टर होता था भैया। क्या आपने बोला था, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय पर मोल ऑफ सॉल्ट, पर मोल ऑफ सॉल्ट भैया, मतलब कि 1 mn से यहाँ पे 2 मोल है भैया सॉल्ट। अगर 1 mn होता तब तो भैया 8 आ जाता, पर भैया यहाँ पे 2 है, इसे डिवाइड बाई 2 करेंगे तब आएगा इनफैक्टर भैया इसका 4। मैंने कहा आई थिंक यही, बस मैं इतना बताना भूल गया था आपको, सॉरी इतना बताना छोड़ दिया था मैंने, इतना सोचा आपके कमेंट में आप करोगे पर कुछ कोई रिप्लाई आया नहीं, चलो कोई ना, ठीक है, पर इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। 4 आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 2 mn देख लेना, इसलिए जितना देखते होगा ना वहाँ पे 1 होता होगा, जितना भी मैंने क्वेश्चन कराया उतना 1। अगर यहाँ पे 2 हो तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, क्योंकि ये 2 मोल का है भाई, पर मोल जो हमारा एन फैक्टर डिफाइन होता है वो पर मोल से डिफाइन होता है, ठीक है ना। आई थिंक इतना क्लियर हो, ओके भैया इतना क्लियर है ना। हाँ अब देखो ये, इससे पहले मैंने जो क्लोरीन कराया वो एक डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन था। हाँ उसका एक रिवर्स होता है, छोटा सा टॉपिक जो कि एग्जाम में पूछा नहीं आता, पर मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, कहीं आप कंफ्यूजन ना हो जाए, आपके सामने क्वेश्चन में पड़ जाए, कोई बुक कर रहे हो, ठीक है। वो होता है डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, ये होता है कम COM, कम प्रोपोर्शनल रिएक्शन, प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है भैया, इसमें क्या होता है, मैंने कहा ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है लाडले, NH4 NO2 N2 + H2O, ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन एक इसका एग्जांपल है कम प्रोपोर्शनल रिएक्शन का। भैया कैसे, मैंने कहा डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन में क्या था, वो होता था भैया एक ही एटम रिडक्शन भी करता था, एक ही एटम ऑक्सीडेशन भी करता था। मैंने कहा हाँ, इसमें क्या है, 2 एटम अलग अलग एटम जाएंगे ऑक्सीडेशन में भी, एक एटम रिडक्शन करेगा, एक एटम ऑक्सीडेशन करेगा। इसमें 2 अलग अलग एटम एक एटम में जाएंगे, 2 अलग अलग एटम एक एटम में जाएंगे, कैसे भी समझा नहीं। मैंने कहा यहाँ पे तो मुझे नाइट्रोजन का तुम बता सकते हो कि वो क्या होगा, एन फैक्टर क्या होगा भैया, नाइट्रोजन यहाँ -3 आ जाएगा। मैंने कहा कैसे भैया, इसको अलग करो, NH4 अलग करोगे प्लस आएगा भैया, आपने ये सब लिस्ट बताई थी, याद कराई थी। मैंने कहा ठीक है भैया, इसका एन फैक्टर यहाँ का x मान लेते हैं, +4 = +1, उधर जाएगा x = -3 आ जाएगा। हाँ भैया मैंने कहा इसको करो भैया, NO2 आ जाएगा भैया, NO2 माइनस आ जाएगा, इसको x मान लेते हैं, इसको आ जाएगा 4 - 4 = -1, x = उधर जाएगा +3 आ जाएगा। मैंने कहा वाह यार, इसका +3 इसका -3। मैंने कहा वाह यार, तुमने तो निकालना भी सीख लिया भैया, ये तो मैं कब का निकालना भैया, यहाँ पे -3 था भैया, यहाँ पे 0 हो गया भैया, -3 से 0 गया भैया, -3 से 0 गया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया भैया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ भैया, भैया +3 से 0 गया भैया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहाँ पे रिडक्शन हुआ भैया।
मैंने कहा ये एक डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, ठीक है, इसके बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते, मतलब बनते नहीं बनते, आज तो क्वेश्चन इससे पूछा ही नहीं गया। ओके भैया समझ गए, अब इतना समझ गया हो, अब मैं चलता हूँ अपने लेक्चर को स्टार्ट करने, ठीक है ना। बेसिकली मैं रिवीजन इतना करा दिया हूँ क्वेश्चन के बेसिस पे, और मैंने जो क्वेश्चन कराया आगे के 2-3 कराया ना, और जो मैंगनीज वाला कराया, हाँ ये ऐसे लेवल के क्वेश्चन जे एडवांस में आ सकते हैं, ये जे एडवांस में आ सकते हैं, मैंने कहा हाँ आ सकते हैं। ओके आई थिंक इतना क्लियर हो गया। ओके अब मैं चलता हूँ अपने आगे वाले टॉपिक में, ठीक है। अब इतना सब कुछ पढ़ा, किस लिए पढ़ा भैया? इक्विवेलेंट लॉज ऑफ इक्विवेलेंस सीखने के लिए, ठीक है। लॉज ऑफ इक्विवेलेंस होता क्या है भैया, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं समझाने वाला हूँ। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, अगर आपको कुछ आता है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता तब भी कोई दिक्कत नहीं, बेसिक्स लेके एडवांस तक चलने वाला हूँ। पर मेरी बात सुनना, अभी मैं एक स्लाइड में सोच रहा हूँ आपको फॉर्मूले थोड़ा ड्राइव करके अच्छे से बताऊँ, सिर्फ एक स्लाइड में 2 मिनट में काम खत्म कर दूंगा सर, 2-3 मिनट में, मैक्सिमम 4 मिनट लग जाएगा, ठीक है। उसको काम खत्म करूँगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन के थ्रू जो आपको इस स्लाइड में समझ में आएगा, स्लाइड में मतलब इसमें जो लिखूंगा इसमें समझ में आएगा, आया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाने वाला हूँ, ठीक है। बिल्कुल फ्लो में चलने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये नहीं रट्टू तोता बनाने वाला, बिल्कुल लॉजिक के साथ सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। मैंने अभी तक क्या पढ़ा, मैंने अभी तक ये पढ़ा है आपको, आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, ओके 16 मिनट हो गए, ओके नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ मैंने अभी तक क्या पढ़ा है आपको, एन फैक्टर फाइंड करना बताया, हाँ भैया मैंने एन फैक्टर फाइंड करना बताया आपको, ठीक है। एन फैक्टर से मैंने क्या बताया आपको भैया, आप एन फैक्टर से ना इक्विवेलेंट वेट पूछते थे, इक्विवेलेंट वेट, इसमें जोर क्यों दे रहा हूँ, मैंने कहा दे रहा हूँ ना, सुनो ध्यान से, इक्विवेलेंट वेट पूछते थे। मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या था भैया, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर भैया। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा क्वेश्चन में ये सब तो बैकअप कहानी, बैकएंड की कहानी कि क्वेश्चन के पीछे पीछे क्या क्या होता है उतना समझना। क्वेश्चन में आपको मोल गिवन होगा, मोल, हाँ क्वेश्चन स्टार्ट होगा मोल से, ओके भैया आपकी बात मान लेते हैं। मैंने कहा बस अभी मानो, नहीं समझ में आया तो मैं बताऊंगा अच्छा से, ठीक। मोल गिवन होगा, मोल से हमें इक्विवेलेंट पता करने होगा, इक्विवेलेंट वेट नहीं, इक्विवेलेंट्स, कितने मोल इक्विवेलेंट्स हैं, ये कंपाउंड कितने मोल इक्विवेलेंट है, ये कंपाउंड कितने, मैं बताऊंगा वो होता क्या है, ठीक है। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट्स, ठीक है भैया, हमें इक्विवेलेंस पता, पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा एक फॉर्मूला है इसका, क्या भैया, मोल्स जो जितने गिवन होंगे उसको मोल्स को, उस मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किसी एन फैक्टर से। अच्छा भैया इक्विवेलेंट के लिए हमें एन फैक्टर पढ़ा जाता, हाँ भैया मैंने कहा हाँ, मोल्स को एन फैक्टर, ठीक है भैया। आपने ये इक्विवेलेंट वेट क्यों बताया, मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट को ज़्यादा कोई यूज नहीं है, पर देखो एक चीज़ मैं ड्राइव करके और बता रहा हूँ आपको, वो कोई यूज नहीं होता, बच्चे इसे टॉपर बच्चे ऐसे कर लेते हैं, टीचर्स कराते भी नहीं, पर करा दे रहा हूँ शायद आपके माइंड में आने लगे इसके बाद, आई थिंक ये बच्चों के दिमाग में अपने आप ही आने लगता है, ठीक। क्या भैया, मैंने कहा इस मोल्स को लिख सकता हूँ क्या, मोल्स को क्या लिखता हूँ, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, हाँ इस मॉलिक्यूलर वेट और इनटू एन फैक्टर था, हाँ एन फैक्टर जो था, ये एन फैक्टर जो था इसको मैं नीचे ले आ रहा हूँ, तो भैया ये डिवाइड में आ जाएगा। मैंने कहा हाँ यार एन फैक्टर डिवाइड में आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर क्या बढ़ाया था, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर क्या बताया, इक्विवेलेंट वेट, तो मैं इसकी जगह इक्विवेलेंट वेट लिख सकता हूँ, हाँ भैया आप लिख सकते हो, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ओके ना, आई थिंक ओके ना, ओके ठीक है ना। हाँ अब मैं एक चीज़ और लिखने जा रहा हूँ, तीसरा पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट और रह गए हैं, छोटे छोटे हैं, समझाने वाला हूँ मैं, इसको थोड़ा सा बोर्ड लूँगा, जगह लूँगा, इसको मैं, आप लोग लिख लीजिए, मैं इरेज करने वाला हूँ, ठीक है ना, ओके इतना लिख लीजिए, ओके। मैंने क्या बताया आपको कि इक्विवेलेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट, ठीक है, जो भी बोलो आप, इक्विवेलेंस क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका भैया, मोल्स इनटू एन फैक्टर। मैंने कहा भाई यार, मैं कहा एक चीज़ बताओ, आपने नॉर्मेलिटी पढ़ी है, नहीं नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ी है, मैंने कहा लेट्स अज्यूम कर लो आपने नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मेलिटी में पढ़ाऊंगा आगे वाले कंसिडरेशन टर्म में, सॉल्यूशन चैप्टर में, ठीक है। नॉर्मेलिटी में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा सकता था, पर उसमें इक्विवेलेंस आता है, इक्विवेलेंस आता है, ठीक है। अब इक्विवेलेंस आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने नॉर्मेलिटी पढ़ा नहीं, पर मैं आपका फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मेलिटी मतलब होता क्या है, नॉर्मेलिटी मतलब होता है इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट, जिस इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट जो दिया जाता है उसी का इक्विवेलेंट, ठीक है।
अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने कहा मुझे इक्विवेलेंस का यहाँ पे मैंने यहाँ इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला लिखा, मैंने इक्विवेलेंस का मुझे तुम एक फॉर्मूला बता सकते हो? हाँ भैया, नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई कर दो, उस वॉल्यूम को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे इक्विवेलेंस पता चल जाएगा। मैंने कहा वाह यार, तो नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई कर दो किसे? वॉल्यूम को, और वॉल्यूम इन लीटर रहेगा, ठीक है ना, वॉल्यूम इन लीटर रहेगा। तो भैया हमें क्या पता चलेगा? इक्विवेलेंस को नॉर्मेलिटी इंटू वी, एंड हम इसको क्या लिख सकते हैं? एन इंटू वी कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? इक्विवेलेंस, ठीक है, एन इंटू वी। मैंने कहा ट्रेन जा रही है, थोड़ी सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा अगर वॉइस में, तो सॉरी, ठीक है। मैंने कहा ध्यान सुना, आपने पढ़ा होगा ना मोलैरिटी को? हाँ भैया, मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मैंने कहा मोल्स ऑफ सॉल्यूट मुझे मोल्स बता सकते हो? हाँ भैया, वॉल्यूम को उधर ले जाओ, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर दो तो मोल्स पता चल जाएगा। मैंने कहा वाह यार, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करता हूँ तो भैया मुझे मोल्स पता चल जाते हैं भैया। मैंने कहा वाह यार, और भैया हमें ये पता चल, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम करूँगा तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम करता हूँ भैया हमें इक्विवेलेंस पता चल जाते हैं। मैंने कहा वाह यार, तुम्हें तो बहुत अच्छा कुछ पता चल जाए। मैंने कहा अगर मैं इनको डिवाइड कर दूँ तो मुझे कुछ क्या क्या मिलता है, चलो बता सकते हो? भैया वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, हाँ, मोलैरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोल्स को मोल्स लिख देते हैं, हाँ भैया, अपॉन भैया इस इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं? भैया इस इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं ना, मोल्स इंटू एन फैक्टर। मैंने कहा हाँ यार, मोल्स इंटू एन फैक्टर। मैंने कहा इस मोल्स को इस मोल से कैंसिल कर दो, हाँ, तो क्या आ गया? मोल्स अपॉन नॉर्मेलिटी इक्वल टू 1 अपॉन एन फैक्टर आ गया। हाँ, मैंने कहा ऐसे लिख सकता हूँ, मोल्स अपॉन नॉर्मेलिटी इक्वल टू 1 अपॉन एन फैक्टर आ गया। हाँ, मैंने कहा इस एन फैक्टर को मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करो, उस नॉर्मेलिटी को उधर ले जाओ, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इक्वल टू नॉर्मेलिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी, ठीक है। हाँ भैया, क्या हुआ भैया समझ में आया? मैंने कहा मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इक्वल टू नॉर्मेलिटी। मैंने एक मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को एक कन्वर्जन फॉर्मूला निकाल दिया है। आप फॉर्मूले बताते नहीं हो भैया, ये क्या बात है? मैंने कहा रुको जरा, वेट करो, मैं समझाऊंगा हर चीज़। मैंने एक डेरिवेशन से, एक छोटा सा डेरिवेशन एक लाइन का, मैंने ये बताया मोलैरिटी इंटू, अगर एन फैक्टर्स करोगे मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर्स हमें नॉर्मेलिटी पता चल जाती है। मैंने कहा ठीक है भैया, मैंने कहा बस अब हमारी कहानी खत्म हुई। अब आपने जितना समझा अच्छी बात है, ना समझा तो कोई बात नहीं। मैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को लगाऊंगा, लॉज ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, लॉज ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जी मेंस, जी एडवांस, इलस्ट्रेशन, पीवाईक्यू सब कराने वाला हूँ, उसके थ्रू सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। बस एक फॉर्मूला याद रखना, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स इंटू एन फैक्टर, और नॉर्मेलिटी इंटू, अगर नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम भी कर दूँ तभी हमें इक्विवेलेंस पता चल जाता है, ठीक है। और भैया एक और, भैया मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर कर दूँ, नॉर्मेलिटी बचता है। आपको अगर अभी नहीं रिमेंबर रहेगा, नहीं आपकी मेमोरी में नहीं बैठ रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्वेश्चन करते वक्त आपको बताऊंगा अच्छे से डिटेल, ठीक है ना। और हाँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कहाँ यूज कर लिया, किसका यूज कर लिया, बेसिक से लेके एडवांस तक जाऊँगा, फ्लो में करा दूँगा, पता है, फ्लो में, जैसे आप लोग पता है, आई थिंक जैसे फिजिक्स करते हुए या तो मैं जैसे मैथमेटिक्स करते हुए ऐसे फ्लो में बताऊँगा, ठीक है। आई थिंक मैं इसको इरेज करता हूँ, ओके, आप लिख लिए हो, ओके भैया। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, क्या भैया? लॉज ऑफ इक्विवेलेंस। लॉज ऑफ इक्विवेलेंस में कोई बड़ा लॉ नहीं है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का कोई बड़ा लॉ नहीं है। इसको मैं एक लाइन में खत्म कर दूंगा, एक लाइन में खत्म कर दूँ, क्या मतलब? हमने कहा बता रहा हूँ, मैं भी लिखूंगा, एक लाइन में बताऊंगा, आपको समझ में आए या ना आए कोई मतलब नहीं। मैं उसके बाद में जो क्वेश्चन करने वाला हूँ, जैसे समझाऊंगा वो समझ में आना चाहिए, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस वेट एंड वॉच। अगर आपको अभी ना समझ, मैं बताने आ रहा हूँ लॉ क्या होता है, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है कि मान लो मैं ए है, बी से रिएक्ट करता है, सी बनाता है। हाँ, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है जितने मोल इक्विवेलेंट ए के होंगे, मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू उतने ही मोल ऑफ इक्विवेलेंट बी के भी होंगे। मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी, और उतने ही इक्वल उसके इक्वल मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी होंगे। मतलब भैया समझा रहे, मैंने कहा इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सी। जितने इक्विवेलेंट मोल ए के होंगे उतने इक्विवेलेंट बी के होंगे, उतने इक्विवेलेंट सी के होंगे। समझ नहीं आया भाई ये सब क्या आप लिखते जा रहे? मैंने कहा बस आप ध्यान रख लो, ठीक है, मैं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है भैया, आपकी विश्वास करें, बस 2-3 मिनट रख दो, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है ना। इक्विवेलेंस ऑफ ए इक्विवेलेंस ऑफ बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ सी हमारा लॉज ऑफ इक्विवेलेंस कहता है, ठीक। जितने मोल इक्विवेलेंस इसके होंगे उतने मोल इसके होंगे इक्विवेलेंस, जितने मोल इसके होंगे, ठीक है भैया।
अगर मान लो हम क्या कहते हैं, अभी वो पॉइंट नहीं बताता हूँ, बात बताऊँ, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, एडिशनल पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अगर इसका एन फैक्टर x है, अगर इसका एन फैक्टर y है, एडिशनल पॉइंट है मेरी तरफ से, इसमें नहीं आता, ठीक है। अगर इसका एन फैक्टर x है और इसका एन फैक्टर y है, तो अगर इनके एन फैक्टर का रेशियो लेंगे, x बाई y लेंगे, तो क्या होता है, अगर इनका रेशियो एन फैक्टर के रेशियो x बाई y आता है, तो इनके मोलर रेशियो y बाई x आएंगे। मतलब भैया अगर इसका एन फैक्टर x है और इसका एन फैक्टर y है, तो उल्टा इसका जो मोलर रेशियो, जितने मोल ये होगा, पता है कितने मोल होगा, वो y मोल होगा, और ये कितने मोल होगा, x मोल होगा, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, इफ द मोलर रेशियो ऑफ A एंड B इज x अपॉन y, देन देयर if the n factor ratio of A and B is x upon y, if the n factor ratio of A and B is equal to x by y, then their molar ratio मतलब मोल्स का रेशियो, मोलर रेशियो इक्वल टू y बाई एक्स। इसके कितने मोल होंगे, y मोल होंगे, और इसके कितने मोल होंगे, x मोल होंगे, ठीक है। अगर इनका n फैक्टर x बाई y है, तो जो n फैक्टर इसका होता है वही लिख देंगे, इसके उतने मोल्स होंगे। ये एडिशनल पॉइंट है, मतलब मैं क्वेश्चन सॉल्व करते ऑब्जर्व करता हूँ, तो वही बता दिया हूँ आपको, ऑब्जर्वेशनल पॉइंट ये आ सकता है, ठीक है ना। मीन्स इससे क्वेश्चन आसान हो सकता है, कैसे आसान होगा बताऊंगा, ठीक है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाना भी नहीं पड़ेगा, आई थिंक इस पॉइंट में अगर सॉल्व करेंगे, पर सब में नहीं, पर कुछ क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे बताऊंगा, वेट एंड वॉच, ठीक है। ओके भैया, आपने ये पॉइंट आई थिंक समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या समझ में आया क्या नहीं। इसमें मैं क्वेश्चन के थोड़ा सब कुछ क्लियर करने वाला, बेसिक्स लेके एडवांस तक, वहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा क्या समझ में आया क्या नहीं, ठीक है ना। जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है भाई। मैंने कहा इतना समझ में आया। लॉज ऑफ इक्विवेलेंस को थोड़ा सा और आपके सामने थोड़ा सा इसका माथा खोलता हूँ, थोड़ा सा और समझाता हूँ लॉज ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है। मतलब ये मैं एक लाइन में और समझा दूँगा, बस समझो मेरी बात। क्या भैया, मैंने कहा लॉज ऑफ इक्विवेलेंस मैंने क्या बताया आपको, भैया आपने तो यही बताया ना कि अगर ए है, बी से रिएक्ट करता है, सी बनाता है, तो इक्विवेलेंस ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ सी, यही तो लिखते हैं ना लॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। हाँ भैया, मैं कहा वाह यार तुमने इतना सीख लिया। मैंने कहा अगर ए बी से रिएक्ट करता है, सी से भी रिएक्ट करता है, बनाता है ए बी और सी तीनों रिएक्ट करते हैं, बनाता है डी। और मैंने कहा मान लो ए मेरा एसिड है, बी मेरा एसिड है, सी मेरा बेस है, तीनों को एक ही बीकर में डाल दिया और वो डी बनाता है, डी कुछ भी है बनाता है, ठीक है। मैंने कहा इसमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा के तुम बता सकते हो क्या होगा। हाँ भैया, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पगलाए हुए क्या, पिए हुए क्या। इक्विवेलेंस ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बी, इक्विवेलेंस ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ सी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ डी। मैंने कहा लाडले यहाँ गलती हो गई तुमसे, समझे नहीं भैया। मैंने कहा एसिड एसिड खुद से रिएक्ट ना करता लाडले, एसिड एसिड रिएक्ट ना करता, एसिड एसिड मिल जाएंगे। ये एसिड एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, ये दोनों बेस से रिएक्ट करेंगे, समझा नहीं। मैंने क्या कहा, एसिड एसिड मिलेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, ये दोनों एसिड मिलके बेस से रिएक्ट करेंगे, बेस से रिएक्ट करेंगे। जिनका रिएक्शन हो रहा है फिर उन्हीं का इक्वल करना है हमें, इक्विवेलेंस हमें उन्हीं का इक्विवेलेंट इक्वल करना है। क्या मतलब भैया, जिनका रिएक्शन होता है हमें उन्हीं का इक्विवेलेंट रिएक्ट करना है। ए और बी दोनों एसिड है, दोनों मिल जाएंगे भैया, दोनों मिल जाएंगे, दोनों का इक्विवेलेंट एक साथ लिखा जाएगा। हाँ भैया, दोनों का इक्विवेलेंट जोड़ लिया जाएगा, इक्वल किया जाएगा इक्विवेलेंस ऑफ सी। मतलब तो भैया मैंने कहा इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट ऑफ बी होगा। क्यों भैया, दोनों एसिड है, दोनों मिक्स हो जाएंगे, तब होगा इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ सी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ डी, तब होगा भैया। अगर मान लो ये एसिड होता है, ये एसिड होता है, ये बेस होता है, तो इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ डी, तब होता है भैया। नहीं समझे, मैंने कहा यार आई थिंक आप तुम समझ गए हो, और अगर नहीं समझे हो कोई दिक्कत नहीं, मैं क्वेश्चन के थोड़ा सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। फिर भी कुछ बताओ ना भैया। मैंने कहा लाडले अगर ये एसिड है तो एसिड कहाँ रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, वो तो मिलेंगे ना, दोनों साथ में मिलेंगे, एसिड है ये एसिड दोनों मिलेंगे साथ में, वो बेस से टकराएंगे, टकराने वाला वही उसी का लिखेंगे इक्विवेलेंस, जो टकराएगा, दोनों मिलके इससे लड़ेंगे तो इसका एक का इक्विवेलेंस ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंस ऑफ बी, दोनों का प्लस करके इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ सी। आई थिंक इतना क्लियर हो गया, ठीक है भैया, इतना मुझे क्लियर हो गया है। तो अब क्या भैया, मैंने कहा आई थिंक
इतना तुमने लिख लिया होगा अपने नोट्स में। तो मैं स्टार्ट करूँ क्वेश्चन को? आपने कुछ अभी पढ़ाया नहीं और क्वेश्चन करा दोगे? मैंने कहा हाँ, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, इतने में ही क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि मैंने हर चीज़ कवर किया है, 4 लेक्चर में कवर किया, सब कुछ कवर किया है। ठीक है भैया, एक सेकंड के लिए हम आपकी बात मान भी लेते हैं कि आपने सब कुछ पढ़ा दिया, तो वो क्या जे एडवांस के क्वेश्चन इसी 15-20 मिनट में लेक्चर में आ जाएंगे, सब कवर हो जाएंगे अभी? मैंने कहा हाँ, सब कुछ कवर हो जाएगा। मैं 15-20 मिनट के लिए समझाने के लिए मैंने 4 लेक्चर लिए थे पिछली बार, मैंने पिछले अभी 4 लेक्चर ले चुका हूँ, ये मेरा लेक्चर नंबर 5वां है। ठीक है भैया, हम आपकी बात समझ रहे हैं, हम आपकी बात समझ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार चलते हैं। मैंने कहा रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, ओके, 30 मिनट का वीडियो हो गया। अब चलता हूँ, थोड़ा सा एकदम गर्दा मचाने वाला गेम करूँगा, गर्दा मचा। एक क्वेश्चन करने का 3-4 मेथड बताऊंगा, ये इजी है, ये सॉल्व है, इसको इस चैप्टर से कर सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, गर्दा मचाने वाला। चल जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है ना? और ये एडवांस के क्वेश्चन खेलूंगा, ओके, जस्ट बिलीव। ओके, तो क्वेश्चन लेना स्टार्ट करूं? लाडले तैयार हो गए हो? रिकॉर्ड हो रहा है ना? हे भगवान, ये अच्छा, मतलब माइक आवाज़ फट ना रही हो यार, मैं तो पता है फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये मेरा दूसरी बार है इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने का। सब कुछ याद हो गए हैं, याद हो गए, पता है, रट मार, मैं क्वेश्चन तक याद हो गए, मुझे स्टेटमेंट लिखना, बस स्टेटमेंट लिखूंगा नहीं, मुझे स्टेटमेंट तक याद है, मैं स्टेटमेंट बोल सकता हूँ। मतलब ये मैंने जो बुक से जो क्वेश्चन देखे थे वो क्वेश्चन याद हो गए हैं। अब मैं तभी वैसे समझाता हूँ, ठीक है, जल्दीबाजी में जल्दी चैप्टर को खत्म करता हूँ अच्छे से सुना के। ठीक है भैया, मैंने कहा, क्या कहा, मैंने कहा, क्या कहा, KMNO4। अब इसी को लोग इसी जो क्वेश्चन कराऊंगा, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, इसी को टाइट्रेशन बोल देंगे, बड़े बड़े नाम से डराने लगते हैं, कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है ना? KMNO4 को मैंने रिएक्ट कराया SnC2O4 से। हाँ भैया, SnC2O4 है, आपने बताया तो मैंने कहा हाँ मैंने बताया है। बनेगा क्या? नहीं पता। अगर पता होता हमें क्या बनता तो मैं मोल कॉन्सेप्ट से न कर लेता। मैंने कहा वाला ले, तुम तो लाइन अच्छा मारते हो। तब भी मैंने बताया है, क्या बताया भैया आपने? KMNO4 एसिडिक मीडियम में है, ठीक है ना, एसिडिक मीडियम में। आपने बताया KMNO4 अगर एसिडिक मीडियम हो तो उसका जो वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +2 आता है भैया, M+2 आता है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। हाँ, तो थोड़ा सा बता सकते हो भैया, C2O4 है, ऑक्सीडेट आयन को अगर ऑक्सीडाइज होता है भैया, ऑक्सीडेट आयन ऑक्सीडाइज होता है क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो भैया CO2 बनाता है भैया, हमें पता है भैया, CO2 बनाता है ऑक्सीडेट। ये भैया यहाँ पे +2 में है भैया, क्योंकि ये -2 होता है, आपने ये सब पता है, ये -2 होता है। वो चार्ट वाला आज काम आ गया, जो आपने लिखवाया था ना, लिस्ट लिखवाया था ना, वो आज यहाँ काम आ गया। ये +2 होता है यहाँ पे, SN का +2 होता है भैया। अगर ये ऑक्सीडाइज होगा, अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएगा, पर इसका 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +2 से, या तो एक +4 होता है। अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये +4 में जाएगा भैया, SN +4 में। भैया ये सब करा चुके हो? मैंने कहा वाह यार। और भैया यहाँ कार्बन का भैया +4 होता है, +4 ना, हाँ, कार्बन का भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का 4 हो जाएगा, -4 उधर जाएगा +4 भैया, ठीक है। कार्बन का हमें x मान के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैंने कहा यहाँ कार्बन का भैया, यहाँ कार्बन का +3 होता है भैया, यहाँ कार्बन का C2O4 2 निगेटिव का सॉल्व करोगे, यहाँ पे x मान के 2x -8 = -2, x = उधर जाएगा 6, x = +3 आ जाएगा भैया। मैंने कहा ठीक है भैया, ओके। मैंने कहा और कुछ बन सकता है भैया? मैग्नीज यहाँ +7 में है, आपने सॉल्व करना बताया था भैया, +7 आपने बताया था, हमें रट गया भैया, +7 से यहाँ मैग्नीज +2 चला है, क्योंकि उसमें है, क्या कहते हैं, एसिडिक मीडियम में है, ठीक है भैया, ओके ना? ठीक, रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छे से हो गया 23 मिनट। हाँ भैया, Mn+2 में, ठीक है। पर हमें तो मैंने कहा मेरा क्वेश्चन सुनो। अब वो एन फैक्टर आप फाइन कर लोगे। मेरा क्वेश्चन है कि तुम बता सकते हो कि 2 मोल अगर मैंने SnC2O4 लिया, मैं टिन ऑक्सीलेट को 2 मोल लिया, क्या तुम बता सकते हो ये 2 मोल टिन ऑक्सीलेट को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होने के लिए कितना मोल KMNO4 का यूज होना होगा? क्या तुम मुझे ये बता सकते हो? क्या? फिर से बोलो। मैंने कहा 2 मोल अगर मैंने ये लिया, क्या तुम मुझे बता सकते हो इस 2 मोल को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना मोल यूज होगा? बता सकते हो? नहीं बता सकता।
अभी तक आपने बताया नहीं। मैंने कहा 3-4 मेथड है, मैंने कई मेथड बता दिया हूँ, आप बता सकते हो। समझे नहीं भैया, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा के बताओ ना भैया कैसे होगा। मैंने कहा बताता हूँ, मुझे तुम इसका एन फैक्टर बता दो, इसका एन फैक्टर बता दो। भैया ओके ठीक है, एन फैक्टर बताता हूँ ना, चलो बताता हूँ भैया। SnC2O4 का ना, इसका जो एन फैक्टर है ना, इसका एन फैक्टर 4 आता है। मैंने कहा कैसे भैया, आपने इसका 2 मोल दिया है ना भैया, +2 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे +3 लिख देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। आपने इसका 2 मोल लिया भैया, +2 से 3 +4 में गया, +2 से +4 में 2 का चेंज आया भैया। हाँ कितने 3 है, 1 है भैया, 2 हो गया, ठीक है भैया। कार्बन भैया, कार्बन +3 से +4 में गया, 1 का डिफरेंस आया, कितने कार्बन, 2 कार्बन भैया, 2 हो गया भैया। दोनों यहाँ पे देखोगे +2 से +4 में गया, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। +3 से +4 में गया, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ भैया। हाँ भैया, दोनों जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्लस हो जाएगा भैया, दोनों जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। तो जो एन फैक्टर आएगा इसका, इस पूरे का, वो भैया 4 आ जाएगा। 2 + 2 = 4 आ जाएगा। मैंने कहा भाई यार, अगर तुम्हें एन फैक्टर 4 पता चल गया, इसका एन फैक्टर तो तुम्हें पता भैया, +7 से +2 गया, +7 से +2 गया, 5 का डिफरेंस आया भैया। और कितना मैग्नीज है, 1 है भैया। 5 का डिफरेंस आया, कितने मैग्नीज से, 1 है भैया, आ जाएगा 5 भैया। इसका एन फैक्टर भैया 5 आ जाएगा भैया। मैंने कहा भाई यार तुमने तो ये पता कर लिया। हाँ अब चलते क्वेश्चन की तरफ, इतना तो हमारा पहले था। हाँ भैया, जरा हमें बताओ इसका कितना इक्विवेलेंस होगा, कितना इक्विवेलेंट ये होगा भैया। इक्विवेलेंट कैसे पता, मैंने कहा मोल्स तुम्हें गिवन है 2 मोल्स और एन फैक्टर गिवन है। इक्विवेलेंट निकालने के लिए इक्विवेलेंट ऑफ ये, इक्विवेलेंट ऑफ SnC2O4 मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं ना, इसको B मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंस ऑफ B इक्वल टू कितना होगा भैया, 4, क्या भैया, मोल्स 2 इंटू एन फैक्टर भैया 4, 8 आ गया भैया। 8 इक्विवेलेंट होगा भैया, 8 होगा भैया, 8 होगा भैया। मैंने कहा भाई यार, मैंने कहा था लॉज ऑफ इक्विवेलेंस लगाओ, इक्विवेलेंस ऑफ A इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ B इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ C, ठीक है भैया। अगर इसके इक्विवेलेंस 8 है तो भैया इसके भी इक्विवेलेंस कितने होंगे, इक्विवेलेंस ऑफ A भैया 8 होंगे भैया, इसके भी इक्विवेलेंस 8 होंगे, क्योंकि हमें लॉज ऑफ इक्विवेलेंस पता है भैया, जितने इक्विवेलेंस इसके होंगे उतने इक्विवेलेंस इसके भी होंगे। मैंने कहा लाडले, मुझे तो ये पता करना है ना कि कितने मोल्स हैं। हाँ मुझे तो इक्विवेलेंस पता चल गया भैया। भैया 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 अगर हमें इक्विवेलेंस पता करना हो तो भैया हम मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते थे एन फैक्टर से। हमें इसमें भैया मोल्स पता करना है भैया, इक्विवेलेंस को डिवाइड कर देंगे एन फैक्टर से भैया, तो हमें मोल्स पता चल जाएगा भैया। हमें मोल्स पता करना है तो हमें एन फैक्टर पता है भैया, इक्विवेलेंस पता है भैया, तो हमें मोल्स पता करना है भैया, कितने मोल्स ये यूज होगा भैया, कितने क्या है भैया, क्या इक्विवेलेंस क्या है भैया, 8 है भैया, डिवाइड बाई 5 कर देंगे भैया, हमें पता चल गया कितने मोल्स होगा भैया। हमें पता चल गया कितने मोल्स ये यूज होगा भैया। ना हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, ना रिएक्शन लिखना पड़ा, ना पढ़ना पड़ा, हम डायरेक्ट भैया ये सब तो हम एन फैक्टर हमें पता भैया, हमें तो याद हो गया था भैया इसका एन फैक्टर 4 होगा, इसका 5 होगा। डायरेक्ट भैया 4 × 2 किया भैया, 8 आ गया भैया। 8 हमें पता है लॉज ऑफ इक्विवेलेंस ये इसके इक्वल होगा भैया, और इसके इक्वल है तो भैया डिवाइड कर देंगे एन फैक्टर से, हमें मोल पता चल जाएगा भैया, मोल पता चल जाएगा भैया। कितने मोल यूज होगा, 8/5 मोल यूज होगा। दिख हो गया मेरा मेन मेथड। इसी मेथड से यही हमारे इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंस से यही हमारे इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट है, इसी से हमारा सारी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है भैया। हम आपकी बात समझ रहे हैं। मैंने कहा लाडले तो ना समझ रहे हो मेरी बात अभी तक। मैंने कहा इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कैसे आया, मतलब इस कॉन्सेप्ट का यूज़ तभी आया भैया जब हम मोल कॉन्सेप्ट को यहाँ फेल कर रहे थे। मतलब मोल कॉन्सेप्ट फेल नहीं हो रहा था भैया, मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा टफ पड़ रहा था भैया, वहाँ हमें रिएक्शन लिखना पड़ता, हमें बैलेंस करना पड़ता, बैलेंस करने में हमारी नानी माँ याद आ जाती भैया। लेकिन अगर भैया मान लो हमें बैलेंस इक्वेशन दिया हो तो हम उस कैसे करेंगे, दूसरे मेथड से बताता हूँ, ठीक है बताता हूँ। मैंने कहा ये समझ में आया लाडले, हाँ भैया ठीक है समझ में। मैंने कहा अगर तुम्हें इक्विवेलेंस ऑफ ये लॉज ऑफ इक्विवेलेंस लगाना समझ में आ गया, हाँ भैया एन फैक्टर्स पता था, एन फैक्टर्स इक्विवेलेंस इसका इक्विवेलेंस इसका इक्वल होगा, इससे मोल्स पता कर लेंगे, ठीक है भैया। इतना समझ में आया लाडले, हाँ भैया। याद होता कितने मोल यूज हुआ, 8/5 मोल्स। अब मेरा सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, 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 मेरी बात को सुनो जरा, सुनो जरा, सुनो जरा, मेरी बात को सुनो। दूसरा पॉइंट, मेरी बात सुनो, मैंने इसका एन फैक्टर पता किया भैया,
4 आया। मैंने इसका इन्फेक्टर पता किया भैया 5 आया, और हमें तो ये तो इसका तो याद है भैया। अगर KMnO4 को भैया आपने याद करा दिया था, पता था आपने लॉजिक में बता KMnO4 को एसिडिक मीडियम में डालेंगे M+2 में जाएगा 5 का डिफरेंस है, और 1 मैग्नीज से 5 आ जाएगा इन्फेक्टर। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है भैया। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इससे क्या होगा, खाली बोर्ड लगेगा ना तो अच्छा लगेगा, ज़्यादा लिखा भरा नहीं लगेगा तो आसान लगेगा, आसान लगने लगता है। ठीक है ठीक है भैया। मैंने कहा क्या तुम मुझे बता सकते हो ये कितने मोल है, ये कितने मोल है? नहीं बता सकते। मैंने कहा ये भी छोड़ो तुम, मेरा दूसरा मेथड सुन। अगर मान लो मैं मोल कॉन्सेप्ट से करने को चला, मैं मोल कॉन्सेप्ट से करने को चला भैया, मुझे रेडॉक्स रिएक्शन ना आता। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, इजीली हो जाता है इक्विवेलेंस फाइंड करके। इसमें क्या होगा, रिएक्शन लिखना पड़ेगा, आगे का रिएक्शन क्या होगा, CO2 होगा भाई। ये सब तो मैं रेडॉक्स रिएक्शन की मदद से कर पाया कि ये ऑक्सीडाइज होता है तो CO2 में चेंज होता है, ये ऐसा हो जाता है +4 में चेंज होता है, KMnO4 भैया +2 में जाता है। ये हमें तब जाके पता चला भैया, ठीक है भैया, हमें तब जाके पता चला भैया। +4 में जाता है, ये +2 में जाता है भैया, ये +4 में जाता है, ठीक है भैया, आप पता चला, ठीक है भैया। मान लो अगर मैं आपको बैलेंस इक्वेशन दे दूँ, मान लो किसी तरह मैंने बैलेंस करके आपको दे दिया, इधर 4 कर दिया, इधर 5 कर दिया, आपको बैलेंस इक्वेशन किसी तरह मैंने दे दिया, तो मुझे बता सकते हो अब कितने मोल्स KMnO4 यूज होंगे? अगर 2 मोल ये है, कितने मोल KMnO4 ऑक्सीडाइज के यूज होंगे भैया? आप तो बता सकते हो भैया, मोल कॉन्सेप्ट वाला भैया, इक्वेशन लिखा, बैलेंस किया, हमें बैलेंस इक्वेशन मिल गई। अब तुम कर सकते हैं भैया 5 मोल ऐसा C2O4, 5 मोल टिन ऑक्सीलेट, 5 मोल टिन ऑक्सीलेट यूज करता है 4 मोल KMnO4 को ऑक्सीडाइज करने में, 4 मोल भैया। 1 मोल के लिए क्या होगा भैया, 4/5। 1 मोल टिन ऑक्सीलेट के लिए, 1 मोल टिन ऑक्सीलेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए 4/5 मोल यूज होगा भैया। मैंने कहा क्वेश्चन में कितना गिवन है, 2 मोल के लिए पूछा भैया, 4/5 कर देंगे इंटू 2 कर देंगे भैया, 8/5 मोल आ गया भैया। मैंने कहा 8/5 मोल यहाँ आया, 8/5 मोल वहाँ आया था कि नहीं आया था? आया था भैया, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आया था भैया। पर भैया अगर इतने आसानी से भैया ये तो मुझ बानी करेंगे भैया, अगर एक लाइन में इससे बन जा रहा है तो हम मोल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मैंने कहा ना लाडले ना, गलती ना कर दियो। क्यों क्यों भैया? रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, ओके। क्यों भाई गलती ना कर दियो, क्या मतलब है? मैंने कहा यहाँ पे मैंने गिवन कर दिया, अगर ना गिवन होता तो और ऐसा डाटा कोई गिवन होता, कोई ऑक्सीडेशन नंबर दे गेम खेला होता, तो हमें इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट याद करना है, वो हमारा महाराजा है भैया, उसी के मेथड से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कहीं अगर मान लो हमें 4/5 दे दिया भैया, तो हम 5 मोल टिन यूज करता है 4 को भैया, तो 1 कितना यूज करेगा, 1 कितना यूज करेगा, 4/5, और 2 हमें 2 के लिए बताना है, तो भैया 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8/5 आ गया भैया। आंसर तो उससे भी आ रहा है, इससे भी, ये तब हमें करना है जब हमें आसान लगे, रिएक्शन आसान है, तब हम इससे मेथड से करते हैं। तो भैया तेरे मेथड बता के, मैंने कहा जो आसान रहेगा, जो जहाँ पे क्वेश्चन करोगे, एडवांस क्वेश्चन आएगा, जेईई मेंस क्वेश्चन, जो जहाँ पे जैसा डाटा रहेगा उसी तरह तुम खेल जाना फटाफट, ठीक है, रुकना ही मत। हाँ आपकी बात समझते, मैंने कहा ठीक है, इतना समझे। ये दूसरा मेथड था। हाँ मैंने कहा लाडले, अभी मैंने जो लॉज ऑफ इक्विवेलेंस बताया था, वहाँ पे जो दूसरा पॉइंट लिखा था कि जरा वेट करो, अगर मान लो ऐसा दिया हो और एन फैक्टर भी हमें पता हो, इसका एन फैक्टर कितना था भाई, 5 था, इसका एन फैक्टर भी 4 था। मैंने कहा रेशियो ऑफ एन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, रेशियो ऑफ एन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, इफ रेशियो ऑफ एन फैक्टर ऑफ ए एंड बी 5/4, then their molar ratio is then their मोलर रेशियो कितना हो जाएगा, मतलब कि मॉलिक्यूलर रेशियो कितना हो जाएगा, 4/5, मतलब कि ये 4 मोल होगा और ये 5 मोल होगा, ठीक है ना भैया। इतना कर ली भैया, एन फैक्टर करने के बाद ये कर ली, तब हम उसके बाद एन फैक्टर करने के बावजूद भी हमें इक्विवेलेंस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, हमें पता चल गया, हमें इन्हीं दोनों में खेलना भैया, हमें उधर तो जाना नहीं है, हमें यही तो बताना है इतने में कितना मोल यूज होगा। हाँ भी जब हमें इसका नंबर पता चल गया भैया कितना मोल यूज होगा, हमें ऑक्सीडाइजिंग, बेसिकली इस क्वेश्चन में टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन यही होता है कि एक बोल देगा कि एक क्वेश्चन है बी कर, उसमें हम ये डाल रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, कितना मोल ये इस्तेमाल होगा, तो कितना मोल ये इस्तेमाल होगा, अगर ये मोल गिवन है, अगर इसमें मोल गिवन है तो कितना मोल ये इस्तेमाल होगा, ऐसे क्वेश्चन तो बनते हैं, फ्रेम होते हैं, ठीक है भैया। तो अगर मोलर रेशियो अगर 5/4 होगा तो मॉलिक्यूलर रेशियो क्या होगा, 4/5 होगा, 4/5 हमने पता चल गया। अब भैया अगर हमें पता चल गया 4 और 5 इधर है, तो हम भैया 4 से अगर 5 मोल भैया 4 को यूज करते हैं, तो 1 मोल भैया 5/4 को यूज करेंगे भैया, 2 मोल कितने यूज करेंगे, 5/4,
4/5 भैया 2 मोल के यूज करेंगे भैया, 4 × 2/5 वही कर देंगे, पता चल जाएगा, तब भी आंसर आ जाएगा क्या 8/5 मोल। हाँ भैया मजा आया, फील आ रही है ना, फील आ रही है केमिस्ट्री में, फील आ रही है। हाँ भाई साहब फील तो आ रही है लौंडे। ये सब एडवांस लेवल क्वेश्चन है। मैंने भी स्टेटमेंट लिख डायरेक्ट ये सब लिख के डायरेक्ट बता दिया कि कितना मोल यूज होगा ये बता। अगर बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लिखा था ना, ये टाइट्रेट कर रहा है, उससे कर रहा है, उसका उससे रिएक्शन कराया है, नाम देके कराया है, भाई साहब आपका दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, ये लिखने में दिमाग खराब हो जाता है। अगर आप मैंने चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया ना होता ना, बताया ना होता ऑक्सीडाइज करने के बाद CO2 बनता है, और टीन है तो अगर +2 में है तो +4 में जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, और उसके बाद KMnO4 है भैया, मैग्नीज भैया +7 से +2 में जाता है भैया। अगर मैंने बोला ना तो ये लिखना पाते भैया, अगर मैंने ये पढ़ाया ना होता पिछले लेक्चर्स में। थैंक यू भैया, मैंने कहा वाओ यार, थैंक यू अगेन समझने के लिए। मैंने कहा एक और एडवांस का क्वेश्चन ले लो, एडवांस लेवल को, ये हाँ एडवांस लेवल क्वेश्चन है, ये मेंस में भी रिपीट हो चुका है, एडवांस में भी आ चुका है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लो इसी लेवल का, थोड़ा सा और उसे बना दूँ अच्छा लेवल का। हाँ मैंने कहा लाडले लाडले, तुमने बोल दिया तो मैंने कर दिया, तुमने बोल दिया तो मैंने कर दिया। क्या मतलब भैया, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। हाँ कुछ कितने देर का रहेगा? 45-46 मिनट का हो गया यार, 50 मिनट 1 घंटे में कवर करता हूँ, 1-2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा आपको कि आपको एक फॉर्मूला पता है क्या भैया? फॉर्मूला क्या भैया? मैंने कहा इक्विवेलेंस इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है? हाँ भैया फॉर्मूला पता है। मैंने कहा इक्विवेलेंस इक्वल टू नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है? नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का नाम है, हाँ भैया, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, हाँ, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम नॉर्मेलिटी को लिख सकते हैं, मोलैरिटी ठीक है भैया। मैंने कहा इतना ये सब तो आता है ना तुम्हें कॉन्सेप्ट? हाँ भैया ये सब तो बेसिक है भैया, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, ये तो टीचर बताते नहीं भैया, हम कर लेंगे। मैंने कहा वाला इक्विवेलेंस का यहाँ पे इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला ठीक है भैया। मैंने कहा अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी गिवन हो तो आप नॉर्मेलिटी गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगाना, कहीं मोलैरिटी गिवन हो तो भैया आप ये लगा सकते हो ना, लगा सकते हो ना। हाँ अब भैया क्वेश्चन में गिवन होगा तो हमें तो कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा ना, नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में चेंज कर देगा, मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में चेंज, ऐसे तो करने से क्वेश्चन हार्ड बनेंगे भैया, टफ बने देंगे एडवांस लेवल। मैंने कहा हाँ यार, मैंने कहा से मैंने कहा फिर बड़ा हो गया। मैंने कहा एक सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है ना, टाइट्रेशन वाला वही बता रहा हूँ, वैसे बड़े बड़े नाम से डरा जाते हैं, मैं वही क्वेश्चन है सिमिलर जिस मैंने कराया उसी के बेसिस पे। मैंने कहा ये कि मेरे पास लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये लिक्विड सॉल्यूशन मेरे पास 100 ml है, 100 ml है, पर इसमें 100 ml है, इसमें 0.08 मोलैरिटी है, 0.8 मोलर SnC2O4 है, वही वाला ले लेता हूँ, ठीक है, SnC2O4 0.08 मोलर है, ठीक है भैया, हम इतना पता है। मैंने इसमें KMnO4 डाल दिया, वही रिएक्शन आप करा रहे हो ना भैया, वही तो करा। मैंने कहा हाँ, बस मैंने मोलैरिटी को चेंज कर दिया भैया, मोल्स वहाँ गिवन था, हाँ यहाँ पे मिली मोल्स मैंने दिया, वॉल्यूम में खेल लिया मैंने, ठीक है भैया। पर समझा रहा हूँ क्वेश्चन, अगर मैंने यहाँ से इस ब्यूरेट की मदद से मैंने इसमें डाला KMnO4, ठीक है, मैंने इसमें डाला KMnO4 0.2 मोलर डाला, 0.2 मोलर KMnO4 डाला, ठीक है ना, इसको ऑक्सीडाइज करने क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। क्या तुम मुझे बता सकते हो इस 100 ml सॉल्यूशन को, इस 100 ml 0.8 मोलर SnC2O4 के सॉल्यूशन को हमें कितने ml KMnO4 का इस्तेमाल करना पड़ेगा? इस KMnO4 का वॉल्यूम बता सकते हो कितने ml लग सकता है? इसका मुझे वॉल्यूम बता सकते हो कि कितने ml ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेगा इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने में? समझे नहीं? मैंने कहा यार SnC2O4 का इस्तेमाल हुआ था वो पिछले क्वेश्चन का कि KMnO4 से, हाँ ये 2 मोल मैंने पिछले मोल दिया था, पूछा था कितने मोल ये होगा, हाँ वही बोल रहा हूँ। अब मैं वॉल्यूम के टर्म में खेल लिया हूँ, वॉल्यूम और मोलैरिटी टर्म में मैंने मोलैरिटी दिया, बोला कि इतने मोल इस सॉल्यूशन में, इतनी मिलीलीटर, इतने ml इस सॉल्यूशन में अगर मैं KMnO4 डाल रहा हूँ इतने मोलर, तो बता दो कितना ml यूज होगा KMnO4 बेसिकली भैया, ठीक है।
लॉज ऑफ इक्विवेलेंस लगाते हैं, कंप्लीट करते हैं भैया। इक्विवेलेंस का फॉर्मूला, हाँ अगर हम यहाँ पे वो लगाएंगे भैया, मोलैरिटी गिवन है, हाँ नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम होता है, हाँ नॉर्मेलिटी को क्या लिखते हैं, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। हाँ भैया हमें पता है SnCO4 का एन फैक्टर क्या होता है भैया, 4 होता है, अभी आपने कराया था। और KMnO4 का भैया एन फैक्टर आपने बताया था 5 होता है भैया। मैंने कहा भैया तुमने ये तो पता है, तुम्हें एन फैक्टर फाइंड करने के लिए तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ना पता होता तो तुम यहाँ इक्वेशन लिख देते इसका और इसका, ठीक है भैया, टफ बन जाता क्वेश्चन। ठीक है भैया, इसको क्या लिख सकते हैं भैया, इसको मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर लिख सकते हैं, हाँ मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, हाँ भैया एन फैक्टर इक्वल इंटू वॉल्यूम। ठीक है भैया, मैंने कहा अब मुझे लॉज ऑफ इक्विवेलेंस लगाओ। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भैया, लॉज ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, SnC2O4 के जितने इक्विवेलेंट है उतने इक्विवेलेंट के, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ SnC2O4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। ठीक है भैया, भैया इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगाओ ना, M इंटू एन, मोलैरिटी कितना है भैया 0.08। देखो इक्विवेलेंट ना SnC2O4 इक्विवेलेंट ना, इसको मैं मिली इक्विवेलेंट लेता हूँ। मिली इक्विवेलेंट में क्यों, मैंने कहा मिलीलीटर में है ना, ml में है, तो अगर मिलीलीटर में ले लूँ ना, इसको मिली इक्विवेलेंट में लेता हूँ। ठीक है भैया, वही है बस आप बता रहे हो भैया। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट 0.08 क्या है भैया, मोलैरिटी है, इंटू एन फैक्टर क्या है भैया, इक्विवेलेंट SnCO2 को भैया 4 है भैया, चलो 4 है भैया। और उसके बाद वॉल्यूम क्या है भैया, 100 ml है भैया, 100 ml है इंटू 100 ml। मैंने कहा मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 बता दो भैया, मोलैरिटी कितनी है KMnO4 की, 0.02 भैया, 0.02 है 0.2 है ये भैया। एन फैक्टर कितना है KMnO4 का भैया, एन फैक्टर कितना है भैया, एन फैक्टर 5 है भैया, हमने फाइंड किया था भैया। हाँ मैंने कहा एन फैक्टर वाला वॉल्यूम कितना भैया, हमें वॉल्यूम तो पता करना है भैया, हमें ये तो पता करना है। मैंने कहा लाडले पता ना चल जाएगा तुमसे, 0.08 इंटू 4 इंटू 100 अपॉन, इसको नीचे लाया 0.2 इंटू 5 इक्वल टू V। हमें वॉल्यूम पता चल गया कितना मोल कितना वॉल्यूम कितना मिलीलीटर यूज होगा भैया। ml में आएगा सॉल्यूशन, मुझे पता है भैया क्योंकि मैंने ml में लिया था। ट्रेन जा रहा है भाई यार, आवाज़ आ रही है ना उसकी, सॉरी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं भैया। पॉइंट के बाद 2 में आता है, हाँ अगर मैं इसको काट दूँ तो आ जाएगा 8 हो जाएगा ये, हाँ भैया। अगर मैं इसको काटूँ 2 लिखो तो इंटू 10 हो जाएगा, हाँ भैया, इंटू 10, हाँ भैया। 5 5 5 2 10, हाँ भैया। 8 4 32, इसे सेकंड कैसे कर दूँ, हाँ आंसर वॉल्यूम क्या आ जाएगा 32 ml आ जाएगा भैया। एक था ना एडवांस लेवल का क्वेश्चन, टाइट्रेशन के क्वेश्चन खाता है। नोट कर लेना, ठीक है ना। टाइट्रेशन क्वेश्चन थे, खत्म हो गए। पता था इसके बारे में पता था भैया, मोलैरिटी गिवन था, ये सब गिवन था, लगाया ना इक्विवेलेंस इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी गिवन है, नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में वाला मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर लगाऊंगा भैया। ठीक है भैया, लॉज ऑफ इक्विवेलेंस बराबर किया दोनों को, पुट किया वैल्यू, सब पुटिंग वैल्यू भैया, पुटिंग वाला सोल्यूशन था भैया, पुट किया वॉल्यूम पता चल गया 32 ml भैया, ml मिलीलीटर KMnO4 यूज होगा, क्योंकि हमने इस KMnO4 का पता किया। ठीक है भैया, समझ गया। मैंने कहा लाडले एक क्वेश्चन और करा दो जी एडवांस लेवल का, PYQ करा दो, ठीक है ना, इतना टफ नहीं पड़ेगा। ये टफ नहीं है यार, मैंने इतना आसानी से समझाया है आपको, ठीक है ना। इतना आसानी समझा, दूसरा कौन सा तरीका, चौथा तरीका हो गया शायद, ठीक है भैया। हाँ ये मोल्स में ना जाना पड़ा, ठीक है, ये हमने वॉल्यूम में डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर हमें एन फैक्टर ना पता होता, कोई ऐसा कंपाउंड एन फैक्टर, तो आपको थोड़ा सा इक्वेशन लिखना पड़ेगा, हाँ इक्वेशन लिख के करना पड़ेगा, ठीक है। अरे यार वैसे जैसे मैंने पहले मेथड से इसको पहले मेथड से कराया था ना, इक्वेशन लिख के बताया था, हाँ एन फैक्टर पता किया था वहाँ पे, हाँ तो वहाँ पे मैंने मोल्स वाला टर्म बस इंट्रोड्यूस कर दिया था, मोलर की जगह, हाँ मैंने मोल्स डायरेक्ट पूछ लिया था, उसका मोल्स देके, इसका मोल्स देके इसका पूछ लिया था। हाँ अगर मैं एक और चीज़ में समझो मेरी बात को, थोड़ा और हर चीज़ में समझोगे, इसको 2-3 बार देखोगे ना समझ जाओगे, और मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। अगर मैंने कहा आपसे FeCl2 नहीं, FeC2O4 आयरन ऑक्सीलेट किससे कराऊँ, एसिडिक मीडियम KMnO4 से, क्या बनेगा भैया। हमें तो मोल कॉन्सेप्ट पता नहीं, पर आपने जो पढ़ा पता है उसके बेसिस पे लिख देते हैं भैया।
C2O4 है भैया, C2O4 जो ऑक्सीलेट है भैया ऑक्सीडाइज होगा, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग होता है, ऑक्सीडाइज होगा CO2 बनाएगा जरूर भैया। भैया आयरन है ना, यहाँ पे आयरन +2 में है भैया, +2 में है ऑक्सीडे, यहाँ पे आयरन +2 में कैसे है भैया, क्योंकि ऑक्सीडेट आयरन -2 होता है, -2 को न्यूट्रल करने के लिए +2 आना पड़ेगा, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो भैया यहाँ पे आयरन जब ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाले हैं तो F3 में जा सकता है, उसके ज़्यादा जा नहीं सकता। और यहाँ पे कार्बन क्या होगा, +4 होगा, निकालोगे कार्बन का 4 है, क्योंकि 2 × 2 4 आएगा, 4 -4 आएगा, उधर जाओगे +4 आ जाएगा। ठीक है भैया, भैया इतना हो गया। आते हैं इसमें भैया मैग्नीज है ना, ये यहाँ पे +7 होता है भैया, +7 मैग्नीज अगर एसिडिक मीडियम हो तो भैया M2+ हो जाता है, 2+ हो जाता है भैया। मैंने कहा पाया लाडली, इतना तो मैं सब कुछ क्लियर हो गया। मैंने कहा इतना क्लियर हो गया, तो मुझे एन फैक्टर बता दो इसका इसका। ठीक है बताते हैं भैया। भैया भैया कार्बन का यहाँ पे क्या है, +3 है। ऑक्सीडेट आयन का निकालोगे ना, C2O4 -2 का निकालोगे ना, आ जाएगा +3 आ जाएगा। कई बार निकाल चुका हूँ या बता चुका हूँ ना। ठीक है, +3 आ गया भैया, 3 से +4 में गया भैया, 1 का चेंज आया। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है भैया, 2 आ गया इसका एन फैक्टर। मैंने कहा वाह यार, अभी नहीं एन फैक्टर नहीं आया, अभी इससे 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। मैंने कहा इसमें आयरन का भी देखो भैया, +2 से +3 में गया, 1 का चेंज आया भैया। आयरन कितने, 1 है भैया, 1 आया भैया। भैया 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 +2 से +4 में गया, +2 से +3 में गया, ऑक्सीडेशन हुआ। +3 से कार्बन +4 में गया, ऑक्सीडेशन हुआ। दोनों में ऑक्सीडेशन हुआ तो प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा। तो इनमें एन फैक्टर क्या आ जाएगा भैया, इसका एन फैक्टर जो आ जाएगा 2 + 1 3 आ जाएगा। मैंने कहा हाँ यार, मैंने KMnO4 को बता दो भैया। KMnO4 का पूछ रहे हो ना भैया, KMnO4 का पूछ रहे हो ना। हाँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ KMnO4 का, ठीक है ना, यहाँ पे लिखता हूँ भैया। +7 से +2 में गया, 5 का डिफरेंस है, और कितने मैग्नीज है, 1 है, 5 × 1 भैया, एन फैक्टर 5 आ जाएगा KMnO4 का। मैं पता था भैया, KMnO4 का तो हमें पता ही है, 5 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है यार, ठीक है, इतना क्वेश्चन हमारा हो गया। मैंने कहा आपसे, अगर मैंने इसको 2 मोल दे दिया, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को 2 मोल दे दिया, बताओ ये 2 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने मोल आयरन ऑक्सीलेट को ऑक्सीडाइज कर सकता है कंप्लीटली। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने मोल इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, कितने मोल आयरन ऑक्सीलेट को ऑक्सीडाइज कर सकता है। भैया भैया गेम काहे खेल रहे हो भैया, गेम काहे खेल रहे हो। एन फैक्टर पता है, मोल पता है, इक्विवेलेंस पता करते हैं भैया। इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा KMnO4 का भैया, 2 × 5 करेंगे भैया, 10 आ जाएगा भैया। 10 इक्विवेलेंट्स आ गए भैया, 10 आ जाएगा भैया, 10 इक्विवेलेंट्स आ जाएगा भैया। 10 इक्विवेलेंट्स किसका आ जाएगा, KMnO4 का भैया, KMnO4 का भैया। भैया लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, जितना इसका होगा उतना इसका भी होगा, 10 इक्विवेलेंस भैया, 10 इक्विवेलेंस। 10 इक्विवेलेंस किसका भैया, FeC2O4 का भैया। 10 भैया एन फैक्टर पता है, इक्विवेलेंस पता है भैया, मोल्स पता करना है कितने मोल्स यूज होगा भैया। हाँ भैया, मोल्स पता करना है भैया, 10/3 कर देंगे भैया, एन फैक्टर डिवाइड कर देंगे, इतने मोल्स आ जाएंगे भैया, इतने मोल्स इस्तेमाल होगा भैया। यही तो पूछा होगा ना क्वेश्चन में। हाँ भैया कहा यार, मैंने कहा वाह लाट ले तो बोले। और क्वेश्चन में ये भी दे सकता है, डायग्राम देखें कि एक डायग्राम है, सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है, मोलर का सॉल्यूशन है, वही क्वेश्चन बनाता हूँ, फ्रेम करता हूँ। फ्रेमिंग सीखो, मोलरिटी दे दिया है तो नॉर्मेलिटी दे दिया, इस सॉल्यूशन का है, एक बीकर है, इसमें दे दिया सॉल्यूशन में इक्वल्स FeC2O4, मोलरिटी दे दिया तो नॉर्मेलिटी दे दिया, उसको बोला एक ब्यूरो तरीके से मैं डाल रहा हूँ KMnO4 इतने मोलर डाल रहा हूँ, उतने नॉर्मेलिटी डाल रहा हूँ, इतना नॉर्मल डाल रहा हूँ, इतना कुछ डाल रहा हूँ, कुछ भी डाल रहा हूँ, पर इतना डाल रहा हूँ। तो मुझे बता दो ये कितना इस्तेमाल होगा, ये तो इसका दे देगा, ये बदलेगा, ये कितना ml होगा, ये कितना ml होगा। इनफाइनाइट क्वेश्चन पूछेगा भैया, हम सबका आंसर दे देंगे, खत्म टाइट्रेशन, इसी में खत्म हो जाता है भैया लॉज ऑफ इक्विवेलेंस। मैंने कहा वाह यार, तुम तो बड़े स्मार्ट होते जा रहे हो ना। कितने देर का वीडियो गए, 58 मिनट। ओके, बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई, ठीक है ना। समझाने में मुझे मज़ा आ गया यार। ओके सर, आई थिंक आपको भी समझ में आया होगा सब कुछ, और मैंने बहुत सब कुछ एनर्जी लगा के पढ़ाया, ठीक है। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग, अब आप मुझे बताना कितने कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे रिलेटेड। वॉल्यूम डालना, नॉर्मेलिटी डालना, ठीक है ना, मोलैरिटी डालना, ठीक है ना, मोल्स डालना, इन सबको मिक्स करके बताना। और मुझे तुम बताना इसको मोल्स के तरीके से कह सकते हैं। अगर मोल्स वाले कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे भैया, भैया 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 ला दो यार इसको भी। मैंने कहा वाह यार, उसको भी ला दो, चलो भैया ला देते हैं भैया। मैंने क्या कहा भैया, इसका एन फैक्टर की वजह से 3 था, इसका एन फैक्टर भैया 5 था। हाँ,
इसका इसका रेशियो 3/5 है, तो इसका मोलर रेशियो भैया 5/3 होगा, 5/3 होगा। हमें यहाँ से मतलब नहीं, बैलेंसिंग हुई नहीं भैया, 5/3 होगा। अगर भैया इतना 3 मोल यूज कर रहा है भैया, हमें इसका पता करना है ना भैया। 2 मोल KMnO4 जो ऑक्सीडाइज करता है 5 मोल को, सॉरी 3 मोल ना, हाँ 3 मोल ऑक्सीडाइज करता है 5 मोल को, 3 मोल ऑक्सीडाइज करता है 5 मोल इसको, ठीक है भैया। 1 मोल करे कितने करेगा, 5/3 को। मैंने कहा क्वेश्चन कितना पूछा है, 2 मोल KMnO4 कितने का करेगा भैया, 5/3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ 10/3 आया। वही आंसर आया कि नहीं आया, हाँ भैया हाँ तो गया यार। मैं कहा इनफाइनाइट वी हैव इनफाइनाइट मेथड्स, कई सारे मेथड्स हैं, इनफाइनाइट नहीं कर सकते। समझ में आया नहीं यार, फील आ गई ना, जैसे फिजिक्स को समझते थे ना, ये वो करके ऐसा वैसा कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कर देंगे वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छा। मैंने कहा मैंने इतना एक तौर बता दिया, और दिमाग में क्या कर सकते हैं। अब रहने देते हैं, मैं बैटरी वो ज़्यादा वीडियो लंबा चल जाएगा, ठीक है मत देखो भैया, मैं तो फिर बना दोगे। मैंने कहा चलो कोई ना, ठीक है ना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। और हाँ नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इसके आगे के टॉपिक, और 2 लेक्चर में मैक्सिमम कोशिश करेंगे कवर कर देंगे, ठीक है। और हाँ मैं इनफ क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये मत करना कि भैया आप टॉपिक पढ़ाते जाते हो क्वेश्चन नहीं कराता, मैं सब कराता हूँ यार, ठीक है ना लाडले। तुम बस अपना नोट्स बना लो यार, बाकी कंटेंट मुझ पर छोड़ दो, ठीक है ना, सब कुछ हो जाएगा। आप बार बार इधर क्यों देखते, मैंने कहा सोचता हूँ कुछ बन जाए, ठीक है ना। यार चलो छोड़ो कोई ना। 1 घंटे 1 मिनट हो गए, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ सब कुछ कवर करने का, 2 लेक्चर में और लगेगा, कवर कर दूँगा, ठीक है ना। ओके गाइस बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा लिखते रहिएगा। हाँ और हाँ दुआ में याद रखना, और कमेंट लिख देना कंटेंट कैसा था, ये बता देना कमेंट में, ठीक है ना। प्लीज़ 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 यार बता देना प्लीज़।